नमस्कार। आज हम बायोलॉजी के एक कह सकते हैं एक छुपे हुए खजाने को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम बात करेंगे आइसोजाइम्स की। ये कौन है? ये हैं नेचर के अपने मॉलिक्यूलर स्पेशलिस्ट्स जो एक ही काम को, कमाल की बात है, अलग अलग तरीकों से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब एक ही काम, अलग अलग एंजाइम्स के जरिए हो पाए? सोचिए जरा। यही सवाल आज के हमारे इस पूरे डिस्कशन का बेस है और इसका जवाब काफी सरप्राइजिंग हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम ही बड़ा मजेदार है, एक जैसे पर अलग। और यहीं पर हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे का राज आखिर है क्या। तो सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसका जो राज है ना, वो छिपा है मॉलिक्यूल्स के एक बहुत ही फैसिनेटिंग ग्रुप में। एक ऐसा ग्रुप जो हमारे शरीर को अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अडैप्ट करने पे मदद करता है। तो चलिए अब इन मिस्टीरियस मॉलिक्यूल्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस सेक्शन में हम आइसोजाइम्स को डिकोड करेंगे। आखिर ये हैं क्या भला? तो सवाल है, इनकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, आइसोजाइम्स, जिन्हें आइसोएंजाइम्स भी कहते हैं, वो एक ही एंजाइम के अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्म्स होते हैं। मतलब काम एक ही करेंगे, जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो सेम रहेगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर, उनकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब उनके काम करने की स्पीड, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। अब ये जो डुअलिटी है, आइसोजाइम्स का ये जो दोहरापन है, वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। एक तरफ क्या चीज सेम है, वो बायोकेमिकल रिएक्शन जिसे वो कैटलाइज करते हैं, काम तो वही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या क्या अलग है? अरे भाई, बहुत कुछ। उनका अमीनो एसिड सीक्वेंस अलग है, उनका पूरा 3D स्ट्रक्चर अलग है, और तो और उन्हें रेगुलेट करने, उन्हें कंट्रोल करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो अब जहन में सवाल आता है कि भाई ये अलग अलग फॉर्म्स आखिर आते कहां से हैं? इनका सोर्स क्या है? इसका जवाब दोस्तों छिपा है हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट में। चलिए पता लगाते हैं कि ये बनते कैसे हैं। इसका सबसे कॉमन रीजन है जीन डुप्लीकेशन। अब ये क्या है, इसको ऐसे समझते हैं। सोचिए, बहुत पहले एक एंसेस्ट्रल यानी एक पुराना जीन था जो एक एंजाइम बनाता था। फिर एवोल्यूशन के दौरान उस जीन की एक कॉपी बन गई। अब हमारे पास दो जीन हो गए। समय के साथ इन दोनों जीन्स में अलग अलग इंडिपेंडेंट म्यूटेशंस हुए और इसका नतीजा क्या निकला? हमें मिले दो थोड़े थोड़े अलग एंजाइम्स जो काम तो एक ही करते हैं, पर उनका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट अलग अलग होती है। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए इस पूरी कॉन्सेप्ट को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। हम बात करेंगे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस की, जिसे शॉर्ट में LDH कहते हैं। ये आइसोजाइम्स का एक क्लासिक केस स्टडी है। तो ये जो LDH है, ये आइसोजाइम्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसके एक दो नहीं बल्कि 5 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। और मजे की बात यह है कि हर फॉर्म हमारे शरीर में एक खास जगह पर पाया जाता है और उसी जगह की जरूरत के हिसाब से अपना काम करता है। अब यहां देखिए, ये जो LDH के 5 आइसोफॉर्म्स हैं वो बनते कैसे हैं? ये असल में दो अलग अलग सब यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। एक है H सब यूनिट जो हार्ट के लिए है और दूसरा है M सब यूनिट जो मसल के लिए है। चार सब यूनिट्स मिलकर एक एंजाइम बनाते हैं। जैसे LDH1 में चारों H सब यूनिट्स होती हैं और ये मेनली हार्ट मसल्स में मिलता है। वहीं दूसरी तरफ LDH5 में चारों M सब यूनिट्स होती हैं और ये स्केलेटल मसल और लिवर में पाया जाता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलता है कि ये आइसोफॉर्म्स अलग अलग हैं? इसके लिए एक बहुत पावरफुल लैब टेक्निक है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेक्निक बेसिकली चार्ज और साइज के बेसिस पर मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर देती है। और यहां हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिजल्ट्स देख सकते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के सीरम में LDH1, LDH2 और LDH3 के हल्के फुल्के बैंड्स दिखते हैं। लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ हो तो उसके सीरम में LDH1 का बैंड बहुत स्ट्रांग, बहुत गहरा हो जाता है। और इसी तरह अगर मसल में कोई इंजरी हुई हो तो LDH5 का बैंड बढ़ जाता है। और यहीं पर आइसोजाइम्स का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस सामने आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि खून में LDH1 का लेवल बढ़ जाना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक का एक बहुत ही जरूरी डायग्नोस्टिक मार्कर है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि आइसोजाइम सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि मेडिसिन में इनका बहुत बड़ा, बहुत प्रैक्टिकल रोल है। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। आइसोजाइम्स का ओवरऑल इंपॉर्टेंस क्या है? आप इन्हें नेचर का मास्टर रेगुलेटर समझ सकते हैं।
ये हमारे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग प्रोसेस को फाइन ट्यून करते हैं। तो आखिर ये आइसोजाइम्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये हमारे शरीर को टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन देते हैं। मतलब अलग अलग टिश्यू में एक ही काम को अलग तरीके से करने की आज़ादी। ये हमें हमारी डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से भी रेगुलेशन करने देते हैं। ये हमें अलग अलग हालातों में मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। और सबसे बढ़कर ये एवोल्यूशन का एक ज़बरदस्त टूल है जो किसी भी जीव को बदलते माहौल में अडैप्ट करने में मदद करता है। तो आज के इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस सिंपल से इक्वेशन में है। आइसोजाइम्स मतलब सेम रिएक्शन प्लस डिफरेंट स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू स्पेशलाइज्ड रेगुलेशन। ये नेचर का एक जीनियस तरीका है एक ही टूल को अलग अलग कामों के लिए फाइन ट्यून करने का। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि नेचर ने और कौन कौन से तरीकों से बायोलॉजिकल प्रोसेस को हमारे खास एनवायरनमेंट के लिए ऑप्टिमाइज किया होगा।